गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का श्री समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट की ओर से संचालित ऑनलाइन क्लास में। हम बात कर रहे थे फर्स्ट यूनिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स चैप्टर नंबर 3। हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने बात करी थी परागण की यानी पोलिनेशन की प्रक्रिया की बात की थी। पोलिनेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत अपन ने बायोटिक और एबायोटिक एजेंट्स के द्वारा जो पोलिनेशन या परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है उसके बारे में हमने क्लियर कर लिया था। अब हम अपना नया जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की प्रक्रिया। जैसा कि पहले हमने जान लिया कि किसी भी एजेंट के द्वारा परागकण कुसुम की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, उसके बाद परागकणों का अंकुरण होता है और उसके बाद नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है। तो अपन बात करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक फर्टिलाइजेशन या निषेचन की। अगर हम निषेचन की बात करें तो इसकी जो निषेचन की जो प्रक्रिया है इसके बारे में सर्वप्रथम अध्ययन किया था 1884 के अंदर एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर नाम के वैज्ञानिक ने 1884 में एक पौधा था लीलियम पादप। इस लीलियम पादप के अंदर सर्वप्रथम निषेचन की प्रक्रिया का अध्ययन किया। अब हम बात करें निषेचन की। निषेचन किसे कहते हैं? क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में या पहले के वीडियो में नर युग्मकोद्भिद एवं मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट पढ़ ली थी। हमने ये भी जान लिया था, उस वक्त डिस्कस किया था कि किस तरह नर युग्मकोद्भिद नर युग्मकों का निर्माण करते हैं और मादा युग्मकोद्भिद में मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो बनने वाले इन्हीं नर और मादा पुष्प के नर एवं मादा जननांगों में बनने वाले इन नर एवं मादा युग्मकों के आपस में संलयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। जब नर युग्मक एवं मादा युग्मक एक दूसरे के साथ संलयित हो जाते हैं या जुड़ जाते हैं उनके केंद्र का आपस में, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है जो आगे चलकर क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है या एम्ब्रियो बनाता है। तो हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया की। मैंने यहाँ कुछ बिंदु नोट कर दिए हैं जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है। वो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को अपन शॉर्ट में भी समझ सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप भी समझ सकते हैं। अभी अपने को जो निषेचन की प्रक्रिया है वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ टुकड़ों में डिवाइड करके पढ़नी पड़ेगी। निषेचन की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें सबसे पहले परागकणों के अंकुरण की प्रक्रिया के बारे में जानना होगा। उसके बाद परागकण के अंकुरण से जो परागनलिका बनती है उस परागनलिका का निर्माण होने के बाद उसकी वृद्धि कैसे होती है उसके बारे में पढ़ना होगा। परागनलिका की वृद्धि होने के बाद वृद्धि करती हुई परागनलिका जब ओवेरी में प्रवेश करती है तो ओवेरी में प्रवेश करने के बाद ये बीजाणु में किस तरीके से प्रवेश करती है उसके बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद बीजाणु में प्रवेश करने के बाद ही परागनलिका को भ्रूणकोश में पहुंचना होता है, क्योंकि जो निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है वो किसमें होती है? भ्रूणकोश के अंदर संपन्न होती है, क्योंकि एग सेल कहां बनती है? मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश में, जो कि मादा युग्मक है। और उसके बाद भ्रूणकोश में परागनलिका के प्रवेश करने के बाद जो नर केंद्रक है या जो नर युग्मक है वो भ्रूणकोश में पहुंचा दिए जाते हैं और भ्रूणकोश में उन्हीं केंद्रकों का मादा युग्मक के साथ संलयन होता है। तो उस प्रक्रिया को पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन यानी द्विनिषेचन एवं त्रिक संलयन की प्रक्रिया के अंतर्गत। तो अपन ये कह सकते हैं कि अपन जो निषेचन की प्रक्रिया पढ़ने जा रहे हैं उस निषेचन की प्रक्रिया का अध्ययन अपन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे। इन सभी बिंदुओं के अंतर्गत अपन निषेचन की प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक समझेंगे, जिसमें सबसे पहले हम परागकणों के अंकुरण की बात करेंगे। उसके बाद हम परागनलिका की वृद्धि किस तरीके से होती है, फिर हम बात करेंगे परागनलिका का बीजाणु में प्रवेश, फिर हम बात करेंगे परागनलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश और फिर बात करेंगे डबल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। जो कि इन सभी बिंदुओं को अपन एक साथ एक ही वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते, वीडियो की समय अवधि थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। बहुत ज्यादा देर तक स्मार्टफोन को अगर तुम लगातार आंखों के सामने रखकर इसको देखते रहोगे, वीडियो को समझते रहोगे, तो ज्यादा समावधि के वीडियो आपकी आंखों पे इफेक्ट डाल सकते हैं। इसके लिए अपन ने ये कोशिश शुरू कर रखी है कि भाई अपन छोटे छोटे टुकड़ों में आपको वीडियो उपलब्ध करवाते जाएं, जिससे आपकी शिक्षण प्रक्रिया रूप से सुचारू रूप से बनी रहे और आपके किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो। तो इनमें से कुछ बिंदु जैसे परागकणों के अंकुरण, परागनलिका की वृद्धि को अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद परागनलिका के बीजाणु में प्रवेश या परागनलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश या डबल फ्यूजन में ट्रिपल संलयन की डबल फर्टिलाइजेशन में ट्रिपल संलयन की प्रक्रिया को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अपन निषेचन की प्रक्रिया को एक डायग्राम के अंतर्गत एक ही जगह समझना चाहें तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। देखो, पोलिनेशन की प्रक्रिया संपन्न हुई और किसी भी एजेंट के द्वारा बायोटिक या एबायोटिक किसी भी एजेंट के द्वारा परागकण कहां पहुंचा दिए गए? उसकी वर्तिकाग्र पर पहुंचा दिए।
अब हम जो ये पार्ट देख रहे हैं, डायग्राम देख रहे हैं, ये कार्बन का डायग्राम है जिसमें पुष्प का मादा जननांग हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इसका शीर्ष भाग, इसको अपन ने क्या नाम दे रखा है, वर्तिका। ये लंबी नली जैसी संरचना वर्तिका, फूली हुई संरचना अंडाशय, अंडाशय के अंदर ये बीजांड और बीजांड में ये एम्ब्रियो सेक या भ्रूणकोश। ठीक है भाई। अब किसी भी बायोटिक या एबायोटिक एजेंट के द्वारा परागकण को कहां पहुंचा दिया गया, वर्तिकाग्र पर पहुंचा दिया गया। ये जो हमारे को संरचना दिखाई दे रही है ये परागकण की संरचना है। अब जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद परागकण की संरचना एक बार क्लियर कर देता हूं। एक बार मैं आगे बढ़ने से पहले परागकण की संरचना क्लियर कर देता हूं। परागकण में दो चोर होती है, एक होती है परागकण की अंतःचोर और एक होती है परागकण की बाह्य चोर। ठीक है, ये अंतःचोर है और ये बाह्य चोर है। ये जो संरचना दिखाई दे रही है अलंकृत संरचना, ये बाह्य चोर है और ये कौन सी चोर है, अंतःचोर। ऐसे दो परत होती है परागकण। ठीक है। अब मैंने उस वक्त आपको ये भी बताया था जब हमने परागकोशिका डेhiscence ऑफ एंथर या परागकोश के स्फुटन का टॉपिक पढ़ा था, उसमें अपन ने डिस्कस किया था कि 60% जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनमें जब परागकोश का स्फुटन होता है तो परागकण दो कोशिका अवस्था में होता है। उसमें एक कोशिका मौजूद होती है नलिका कोशिका या काय कोशिका और दूसरी कोशिका होती है जनन कोशिका। ठीक है। और 40% के अंदर 40% एंजियोस्पर्म प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें स्फुटन के समय ऑलरेडी जनन कोशिका डिवाइड होकर दो नली ग्रुप बना लेती है। तो 40% प्लांट्स में परागकोश के स्फुटन के समय जो परागकण होता है नरयुग्मकोद्भिद होता है वो 3 कोशिकीय अवस्था वाला होता है, जबकि 60% एंजियोस्पर्म प्लांट्स में परागकोश 2 कोशिकीय अवस्था में होता है। तो अपन 60% एंजियोस्पर्म प्लांट्स, ज्यादातर प्लांट्स में होता है ना, इसको आधार मानकर इसको समझ रहे हैं। ये 2 कोशिकीय अवस्था वाला परागकण पॉलिनेशन की प्रक्रिया के द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचा दिया गया। अब इसमें 2 कोशिकाएं कौन कौन सी हैं? इसमें एक कोशिका तो है ये, जिसको अपन कौन सी कोशिका कह रहे हैं, जनन कोशिका। इसके अलावा ये दूसरी कोशिका का केंद्रक है। ये जो बड़े आकार की कोशिका में दिखाई दे रही है, ये जो दूसरी कोशिका, ये संपूर्ण कोशिका कायिक कोशिका है। जनन कोशिका इसी कायिक कोशिका के कोशिका ध्रुव में तैरती रहती है, तर्क आकार की होती है। ये पहले अपन ने सारी चीजें परागकण की संरचना में डिस्कस कर ली और नरयुग्मकोद्भिद वाले टॉपिक में ये पार्ट हम पढ़ चुके हैं। फिर भी अगर तुम्हारे को ध्यान दिए या भूल गए हो तो एक बार प्रीवियस वीडियो चला के आप इसको समझ सकते हैं। अब हमने परागकण की संरचना में देखा था कि परागकण की जो बाह्य सतह होती है उसमें जगह जगह स्पोरोपोलिनिन का अभाव होता है। तो जहां स्पोरोपोलिनिन का अभाव होता है उसे क्या कहा जाता है, जनन छिद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जनन छिद्र। तो जब ये परागकण पॉलिनेशन की प्रक्रिया के द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा तो वर्तिकाग्र की सतह से ये जल, रेजिन, शर्करा, वसा व अन्य पदार्थों का क्या करने लग जाएगा, अवशोषित करने लग जाएगा। जब ये बहुत सारे पदार्थों का वर्तिकाग्र की सतह से अवशोषण करेगा तो धीरे धीरे इसके कोशिका द्रव की मात्रा क्या होने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी और परागकण फूल कर क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। अब जब धीरे धीरे कोशिका द्रव की मात्रा इसमें ज्यादा बढ़ेगी तो ये जो अंतःचोल है, इस अंतःचोल पर क्या होने लग जाएगा, अंदर कोशिका द्रव का प्रेशर या दबाव पड़ना शुरू हो जाएगा। तो अंदर कोशिका द्रव के दबाव की वजह से ये जो जहां स्पोरोपोलिनिन का भाव है, जिनको हम जनन छिद्र बोल रहे हैं, इन जनन छिद्रों की सहायता से ये जो अंतःचोल है, ये जनन छिद्रों की सहायता से यूं बाहर निकलना शुरू कर देंगे। अंतःचोल कोशिका द्रव के द्वारा लगने वाले प्रेशर की वजह से अंतःचोल जनन छिद्र से एक नली की संरचना के रूप में बाहर निकलना शुरू करती है। इसका शीर्ष व मुंह है, ये बंद रहता है, इस तरीके से बाहर निकलना शुरू करेगी। यही अंकुरित परागकण की संरचना है जिसको हम नरयुग्मकोद्भिद कहते हैं। ये सारी प्रोसेस यहाँ संपन्न हो रही है। इसको मैंने समझाने के लिए तौर पर इधर बाहर ले लिया। ठीक है। तो ये जो नलिका जैसी संरचना का अंकुरण हुआ है, इसी नलिका को क्या कहा जाता है, पराग नलिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, पराग नलिका। क्योंकि जब ये अंतःचोल पराग नलिका के रूप में जनन छिद्र से बाहर निकलेगी तो जनन छिद्र से बाहर निकलकर यही पराग नलिका किसमें प्रवेश कर जाएगी, वर्तिकाग्र से वर्तिका में प्रवेश कर जाएगी। क्योंकि ये सारी प्रोसेस कहां संपन्न हो रही है, वर्तिकाग्र में संपन्न हो रही है। तो जब ये पराग नलिका वर्तिकाग्र से को भेद कर वर्तिका में प्रवेश करेगी तो यूं इसमें प्रवेश करने के बाद आगे वृद्धि करेगी। ठीक है। पराग नलिका के अंकुरण के पश्चात इस कोशिका के अंदर जो द्रव भरा हुआ है, ये द्रव बहकर किसमें आना शुरू हो जाएगा, इस पराग नलिका में आना शुरू हो जाएगा। जब ये द्रव बहकर पराग नलिका में आना शुरू होगा तो ये जो कायिक कोशिका का केंद्रक है, ये कायिक कोशिका का केंद्रक भी उस कोशिका द्रव के साथ बहकर किसमें आ जाएगा, पराग नलिका में आ जाएगा। और कायिक कोशिका का केंद्रक पराग नलिका के शीर्ष भाग पर चला जाएगा। ठीक है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे पराग नलिका वृद्धि करती जाएगी तो ये कायिक केंद्रक या नलिका केंद्रक इसके शीर्ष भाग पर ही मौजूद रहेगा
और इसको वृद्धि के लिए क्या करता रहेगा, प्रेरित करता रहेगा। ठीक है, लेकिन जब इस काय कोशिका का कोशिका ध्रुव पराग नलिका में रहेगा तो उसके साथ साथ जनन कोशिका भी, कोशिका ध्रुव में तैर रही है, ये भी जनन कोशिका भी पराग नलिका में क्या कर जाएगी, प्रवेश कर जाएगी। और पराग नलिका में प्रवेश करने के पश्चात जनन कोशिका का जो केंद्रक है, ये केंद्रक विभाजित हो जाएगा और कितने केंद्रकों में बढ़ जाएगा, 2 केंद्रकों में बढ़ जाएगा। इस तरह बनने वाली ये जो दोनों संरचनाएं हैं, ये क्या है, नरयुग्मक है। ये दोनों संरचनाएं क्या है, नरयुग्मक है। और अब ये परागकण कितनी कोशिका, ये नरयुग्मोद्भिद है, कितनी कोशिका अवस्था वाला युग्मोद्भिद बन गया, 3 कोशिकीय युग्मोद्भिद वाली संरचना हमारे को यहाँ देखने को मिलेगी, जिसमें एक मिलेगा कोशिका का केंद्र और दोनों जनन कोशिका की डिवाइड होने से बन गए 2 केंद्र। तो इस तरह 3 केंद्र की अवस्था में यहाँ नजर आएगी। तो ये सारी प्रोसेस हमें यहाँ देखने को मिल रही है। उसके बाद क्या होगा, ये जो केंद्रक है, नलिका केंद्रक है, ये आगे 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 वृद्धि करता हुआ इसके शीर्ष पर रहेगा, इसकी गति पर नियंत्रण करेगा और साथ दोनों नरयुग्मक भी कहां आ जाएंगे, पराग नलिका के अंदर आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये जो प्रोसेस थी मैंने इसको यहाँ बाहर समझा दिया, तुम्हारे को एक्सप्लेन कर दिया। अब ये जो पराग नलिका की वृद्धि कैसे होती है इसके अंदर, इसको अपन नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ेंगे विस्तारपूर्वक। मैं तुम्हारे को शॉर्ट में समझाना चाह रहा हूँ। अब तुम ये सोच रहे हो कि आपको दिमाग में आ रहा होगा कि इसकी वृद्धि की क्या प्रोसेस रहेगी। देखो, जब ये पराग नलिका वर्तिका से ऊपर वृद्धि करेगी तो सभी पादपों के अंदर जो वर्तिका है उसकी संरचना एक जैसी नहीं होती। कुछ में वर्तिका खोखली होती है, कुछ में वर्तिका ठोस होती है, कुछ में वर्तिका बहुत सारी कोशिकाओं से निर्मित होती है, लेकिन कोशिकाओं के बीच में अंतर कोशिकीय अवकाश होता है। तो कुछ एग्जाम्पलों के द्वारा हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से या किन किन तरीकों से पराग नलिका वर्तिका में वृद्धि करती हुई आगे बढ़ती है और कौन कौन इसको निर्देशित करता है। इसकी वृद्धि कैसे होती है, ये अंडाशय की ओर वृद्धि करती है या इधर उधर और भी कहीं जा सकती है। हालांकि इस संरचना में मैंने आपको ये और दिखाया है कि कई बार परागकण के अंकुरण के समय एक से ज्यादा पराग नलिकाएं भी बन जाती हैं, लेकिन अन्य पराग नलिकाएं नष्ट हो जाती हैं और अंतिम रूप से सिर्फ एक पराग नलिका ही सक्रिय रहती है। विस्तार पूर्वक आगे हम इसकी व्याख्या करेंगे, तब दोबारा डिस्कस करेंगे। मैं निषेचन की संपूर्ण प्रक्रिया को शॉर्ट में एक साथ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। अब जैसे जैसे पराग नलिका वृद्धि करेगी, अंडाशय में पहुंचने के बाद पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करेगी। तो जो अगला टॉपिक आएगा यही तो है, बीजांड में प्रवेश। अब बीजांड में प्रवेश बीजांड द्वार वाले सिरे से भी कर सकती है या और फिर अध्यावरण को भेद कर भी कर सकती है। तो उन सब बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। फिर बीजांड में प्रवेश करने के बाद भी इसको किसमें प्रवेश करना होगा, भ्रूण कोश में प्रवेश करना होगा। अब भ्रूण कोश में भी देखो, ये जो संरचना अपने को नजर आ रही है अंदर, ये नर मादा युग्मोद्भिद या भ्रूण कोश की संरचना है, जिसके निर्माण की प्रक्रिया को हमने पहले पढ़ लिया था भाई, किस तरीके से अंडाशय या ओवरी के अंदर भ्रूण कोश का निर्माण होता है। इन सब बातों को हमने बहुत पहले ही डिस्कस कर लिया था। ठीक है भाई, अब देखने की बात यह है कि ये जो भ्रूण कोश के अंदर आपको भ्रूण कोश 7 कोशिका और 8 केंद्रक वाली अवस्था वाली संरचना को तो हम भ्रूण कोश बोल रहे हैं, जिसका निर्माण बीजांड में होता है मादा युग्मोद्भिद का। इसकी ये तीनों कोशिकाएं एंटीपोडल सेल है, बीच में 2 ध्रुव केंद्रक हमें देखने को मिलेंगे और ये सिनेरगिड सेल है दोनों, और ये एग सेल है। ठीक है, सिनेरगिड यानी सहायक कोशिका है। तो जब पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश करेगी तो हो सकता है कि दोनों सहायक कोशिकाओं के बीच में से प्रवेश करे, या ये भी हो सकता है कि एक एग सेल और सहायक कोशिका को भेद कर उनके बीच में से प्रवेश करे। तो इस तरह भ्रूण कोश में ये प्रवेश किन किन तरीकों से करती है, इस बिंदु के अंतर्गत हम इन सब बातों का डिस्कस करेंगे। क्योंकि अब हम यहाँ बात करते हैं डायरेक्ट। उसके बाद देखो, पराग नलिका जब भ्रूण कोश में अंदर प्रवेश कर जाएगी तो बीजांड द्वार के पास, तो यहाँ भी अंडाशय में बीजांड द्वार के पास आते आते यहाँ पर हमने बात करी थी ओव्यूलेटर्स या सेतुकों की बात की थी, जो पराग नलिका को यहाँ पहुंचने के बाद केमिकल गाइडेंस प्रदान करते हैं। देखो, वैसे तो अंडाशय, वर्तिका और बीजांड सभी पराग नलिका का मार्गदर्शन करते हैं ताकि वो अंडाशय की ओर वृद्धि करे और बीजांड में प्रवेश करे। और ओव्यूलेटर्स यहाँ बीजांड द्वार के पास स्थित होते हैं, जिनको सेतुक भी कहा जाता है। ये पराग नलिका को केमिकल गाइडेंस देते हैं। तो पराग नलिका यहाँ बीजांड द्वार की ओर आकर अपने आप मुड़ जाती है ताकि वो बीजांड द्वार से होते हुए अंदर प्रवेश कर जाए। ठीक है, अब बीजांड द्वार से अंदर प्रवेश करने के बाद जब ये पराग नलिका अंदर पहुंच जाती है तो उसके बाद इसका जो शीर्ष भाग होता है, जो ऊपर से बंद था, शीर्ष भाग का क्या हो जाता है, स्फुटन हो जाता है। शीर्ष वाला जो पार्ट है वो फट जाता है। इसी किस तरीके से फटता है इसके बातें विस्तार पूर्वक आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और चूंकि इस नलिका केंद्र का काम था इसको अंडाशय में वर्तिका में वृद्धि करने के लिए प्रेरित करना, अंडाशय में प्रवेश के लिए प्रेरित करना और आगे बढ़ते हुए बीजांड में प्रवेश के लिए रासायनिक गाइडेंस देने का इसका काम था। तो नलिका केंद्र बाद में क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा।
नलिका केंद्र तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन ये दोनों केंद्र भी कोशिका ध्रुव के साथ रहते हैं, ये अचल होते हैं, स्वयं गति नहीं करते। जो कोशिका परागकण की, जो अंकुरित परागकण की काई कोशिका या नलिका कोशिका, जिस कोशिका का केंद्र था, उस कोशिका के ध्रुव के साथ साथ ये बहते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद जब ये दोनों नलिकाओं यहाँ पहुंचते हैं, उससे पहले दोनों ध्रुव केंद्र एक दूसरे के साथ सहलित हो जाते हैं, और दोनों ध्रुव केंद्रों के आपस में जुड़ने से जो संरचना बनती है उसे कहा जाता है द्वितीयक केंद्र। क्या कहा जाता है उसे? द्वितीयक केंद्र। आपको ध्रुव केंद्र को अपन क्या कह सकते हैं? द्वितीयक केंद्र कह सकते हैं। ठीक है भाई। अब होगा क्या, दोनों नलिकाओं जब अंदर पहुंच गए तो पहले तो एक नलिका द्वितीयक केंद्र के साथ सहलित हो जाएगा। तो एक नलिका के मिलने से और दोनों द्वितीयक केंद्र में जो दो केंद्र थे वो और एक नलिका का केंद्र, ये तीनों केंद्र आपस में सहलित हो जाएंगे। इसे त्रिसैलन या ट्रिपल फ्यूजन की प्रक्रिया कहा जाता है। और यहाँ पर ये तीनों केंद्रकों का सहलन में क्या कहलाएगा? निषेचन कहलाएगा। तो एक बार निषेचन की प्रक्रिया ये हो गई। अच्छा, तो दूसरा नलिका आया था, वो नलिका इसमें प्रवेश करने के बाद ये जो एग सेल है, इसने एग सेल का रोल लिया निषेचन की प्रक्रिया में। ये सिर्फ सारी कोशिकाएं हैं। ये जो एग सेल का केंद्र है वो एग सेल का केंद्र, और इन दोनों में से एक तो जुड़ी गया था और एक बचा हुआ नलिका एग सेल के केंद्र के साथ क्या हो गया? सहलित हो गया। तो इस तरह एग सेल का केंद्र और दूसरा नलिका दोनों आपस में दोनों केंद्रों का सहलन हो जाता है। ये निषेचन, ये वास्तविक सत्य निषेचन की प्रक्रिया संपन्न। तो इस तरह बीजांड के अंदर दो बार, एक बार तो त्रिसैलन की प्रक्रिया में निषेचन होता है और एक बार एग सेल और नलिका के केंद्रकों के सहलन की प्रक्रिया का निषेचन होता है। तो इस तरह इस प्रक्रिया के अंदर दो बार निषेचन हो रहा है, इसलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन कहा जाता है। अच्छा, एग सेल और ये जो नलिका का निषेचन हुआ तो इससे जो संरचना बनती है वही संरचना ये दोनों केंद्र का आपस में मिलकर आगे चलकर क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे या युग्मनज बनाएंगे। और यही जाइगोट या युग्मनज आगे चलकर किसका निर्माण करेगा? भ्रूण का निर्माण करेगा। ठीक है। और इन तीनों केंद्रकों के मिलने से जो संरचना बनेगी वो बनेगी भ्रूण कोष, एंडोस्पर्म जिसे कहा जाता है। कौन सी संरचना बनेगी? भ्रूण कोष बनेगी, जिसे एंडोस्पर्म कहा जाता है, जिसके बारे में विस्तार पूर्वक आगे डिस्कस करेंगे। यही भ्रूण कोष इस भ्रूण को पोषण प्रदान करता रहता है, और जब भ्रूण का अंकुरण होता है, जब भ्रूण बीज के अंदर, अब आगे चलकर ये, अच्छा एक प्रश्न हो, हाँ, ये संपूर्ण बीजांड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बीज में। तो जो बीज हमें देखने को मिलेगा उसमें भ्रूण और भ्रूण कोष दोनों हमें नजर आएंगे। ठीक है। तो संपूर्ण बीजांड बीज में कन्वर्ट हो जाएगा, संपूर्ण अंडाशय क्या बना लेगा? फल बना लेगा, और इस तरह निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। और इस बीज में क्या मौजूद रहेगा? भ्रूण मौजूद रहेगा और भ्रूण कोष मौजूद रहेगा। और जब बीज का अंकुरण होगा, अंकुरण के लिए जब बीज को जमीन में डालेंगे तो यही भ्रूण कोष की जो सेल्स हैं, उन भ्रूण कोष की सेल्स में मौजूद लाइसोसोम का स्फुटन हो जाएगा, और उसके स्फुटन से भ्रूण को पोषण प्रदान करने की प्रक्रिया संपन्न करेगा और भ्रूण का अंकुरण हो जाएगा। ठीक है। और भ्रूण के अंकुरण से एक नए प्रोलोह का जन्म होगा, जिसके अंदर छोटी सी मूलांकुर वाली संरचना और ये छोटी सी प्रोलोह वाली संरचना विकसित होगी। यह आगे चलकर तना बना देगा, और यह आगे चलकर वृद्धि करके क्या बना देगा? जड़ बना देगा। इस तरह नई संतति हमारे को प्राप्त होगी। इस तरह की निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। लेकिन संपूर्ण निषेचन की प्रक्रिया को हम मुख्य निम्न पॉइंटों के आधार पर पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे परागकण का अंकुरण, उसके बाद हम बात करेंगे परागनलिका की वृद्धि, जो कि मैं आपको पहले बता चुका। ठीक है। तो आज के लिए अपन इतना ही डिस्कस करते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे परागकणों का अंकुरण और परागनलिका की वृद्धि किस तरीके से होगी। धन्यवाद। शेष बचा हुआ आपका दिन बहुत शुभ रहे। बाकी बातें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो।